हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे पारिस्थितिकी के बारे में। इकोलॉजी बायोलॉजी की एक इम्पॉर्टेंट ब्रांच इकोलॉजी, जिस इकोलॉजी से हर परीक्षा में, चाहे एग्जाम कोई भी हो, चाहे वो बीएससी स्तर का एग्जाम हो या नीट का एग्जाम हो या बोर्ड का एग्जाम हो, हर एग्जाम में इकोलॉजी से निश्चित रूप से क्वेश्चन आता है। इकोलॉजी बायोलॉजी की एक ब्रांच है जिसमें हम जीवधारी के ऊपर जो वातावरणीय दशाएं हैं, जो वातावरणीय कारक हैं, उन कारकों का हम अध्ययन करते हैं। इंटरैक्शन बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट का जो इफेक्ट जीवधारी के जीवन पर पड़ता है, ऑर्गेनिज्म के जीवन पर पड़ता है, ऐसे सारे इफेक्ट के स्टडी को ही हम इकोलॉजी कहते हैं। इकोलॉजी का फादर, जनक, हम पहले बता चुके हैं कि फादर ऑफ इकोलॉजी अर्नेस्ट हेकेल को कहा जाता है। लेकिन इकोलॉजी शब्द किसने दिया? इकोलॉजी शब्द सबसे पहले ब्रिटेन ने दिया। भारत में इकोलॉजी का फादर किसे कहा जाता है? हु इज फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी? तो एक जाने माने पर्यावरणविद जिनका नाम प्रोफेसर आर मिश्रा है। प्रोफेसर आर मिश्रा को फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी कहा जाता है। भारतीय जलवायु का, भारतीय मौसम का, भारतीय परिस्थिति का अध्ययन का श्रेय डॉक्टर आर मिश्रा को जाता है। आर मिश्रा बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर रहे और उन्होंने बहुत सारे अनुसंधान किया इकोलॉजी के क्षेत्र में। इस कारण फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी प्रोफेसर आर मिश्रा को कहा जाता है। प्रोफेसर आर मिश्रा ने इकोलॉजी को 3 टर्म्स में डिफाइन किया। 3 टर्म्स में इकोलॉजी को प्रोफेसर आर मिश्रा ने डिफाइन किया। फॉर्म, फैक्टर और फंक्शन के रूप में इकोलॉजी को किस रूप में डिफाइन किया? ये जो इकोलॉजी है, इसमें इन 3 चीजों को उन्होंने कंसर्न किया। फॉर्म, फैक्टर और फंक्शन। फॉर्म, फैक्टर और फंक्शन के रूप में इकोलॉजी को डिफाइन करने का काम किसने किया? प्रोफेसर आर मिश्रा ने किया। बताया कि कोई भी जीवधारी, कोई भी ऑर्गेनिज्म का एक निश्चित आकार होता है, फॉर्म होता है, और उसके जीवन पर फैक्टर जो होते हैं वो प्रभावित करते हैं, और साथ ही और जीव किसी भी स्थान पर रहकर कुछ निश्चित फंक्शन करता है। इस तरह से इकोलॉजी के अंदर फॉर्म, फंक्शन एंड फैक्टर, ये तीनों तरह के जो कारक हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। हम इकोलॉजी को 2 ब्रांचेज में बांट चुके हैं, आर्टिकोलॉजी एंड सिनिकोलॉजी। स्टडी ऑफ इंडिविजुअल स्पीसीज विथ इन्वायरमेंट इज कॉल्ड आर्टिकोलॉजी, एंड स्टडी ऑफ population community, study of community with reference of environmental factor is called सिनिकोलॉजी। इकोलॉजी के अंदर जो पॉपुलेशन होता है, जो जैविक समुदाय होता है, जो समष्टियां होती हैं, उनमें कई तरह के इंटरेक्शन देखने को मिलते हैं। उस कम्युनिटी के अंदर बहुत सारी अंतःक्रियाएं देखने को मिलती हैं। आज के लेक्चर का मुख्य बिंदु है, मुख्य पॉइंट है समष्टि पारस्परिक क्रियाएं, पॉपुलेशन इंटरेक्शन। जो किसी स्थान पर पाया जाने वाला जैविक समुदाय है, उस जैविक समुदाय, उस बायोटिक कम्युनिटी के अंदर कौन कौन से इंटरेक्शन देखने को मिलते हैं। इसमें मुख्य रूप से 2 तरह के इंटरेक्शन। एक तो जो बायोटिक कम्युनिटी है उसमें पॉजिटिव इंटरेक्शन देखने को मिलता है, जिसको हम धनात्मक क्रियाएं कहते हैं, जिसमें एक जीव दूसरे जीव को सहयोग करता है, कोऑपरेट करता है, एक दूसरे के हित में यूज होता है। और दूसरा जिसको हम देख सकते हैं ऋणात्मक अंतःक्रियाएं, जिसको नेगेटिव इंटरेक्शन कहते हैं। इसमें एक जो समुदाय है वो दूसरे समुदाय को हानि पहुंचाता है। तो 2 तरह के इंटरेक्शन हमको देखने को मिलते हैं। किसमें? पॉपुलेशन इंटरेक्शन में। एक पॉजिटिव इंटरेक्शन, दूसरा नेगेटिव इंटरेक्शन। तो पॉजिटिव इंटरेक्शन में हम किन किन चीजों को कंसीडर करते हैं? पॉजिटिव इंटरेक्शन को हम
सहजीवन के रूप में, सिम्बायोसिस के रूप में देख सकते हैं। ठीक है, सिम्बायोसिस दो जीवधारियों का, दो समूह, दो जीवों का ऐसा समूह जिसमें जो एक दूसरे को, एक जीव दूसरे जीव को लाभ पहुंचाता है, मतलब दोनों तरफ से इक्वली बेनिफिट होता है। एक जीवधारी दूसरे जीवधारी को अगर इक्वली बेनिफिटेड होते हैं, एक दूसरे के का भलाई करते हैं, एक दूसरे को कोऑपरेट करते हैं, तो ऐसे जीवन को हम सहजीवन कहते हैं। ऐसे लाइफ को हम सहजीवता कहते हैं। इसे हम सिम्बायोसिस कहते हैं। सिम मतलब साथ होता है, बायोसिस मतलब लाइफ। इसमें लाइफ दो जीवधारियों को साथ साथ चलता है और एक जीवधारी एक दूसरे को कोऑपरेट करते हैं। इस सिम्बायोसिस को हम तीन रूपों में देख सकते हैं, म्यूटेलिज्म के रूप में, कॉमन्सलिज्म के रूप में और कोऑपरेशन के रूप में। तो सबसे पहले हम कंसीडर करेंगे किसको, सहोपकारिता या म्यूटेलिज्म। म्यूटेलिज्म एक प्रकार का सिम्बियोटिक एसोसिएशन है जिसमें दो जीव दोनों एक दूसरे को इक्वली बेनिफिटेड होते हैं, इक्वली एक दूसरे का कोऑपरेट करते हैं, एक दूसरे को लाभ देते हैं। ऐसे सिम्बियोसिस को, ऐसे सिम्बियोटिक लाइफ को हम म्यूटेलिज्म कहते हैं। म्यूटेलिज्म को हम कई रूपों में देख सकते हैं। म्यूटेलिज्म का एक बेस्ट एग्जाम्पल राइजोबियम हो सकता है। राइजोबियम एक बैक्टीरिया है जो लेग्यूम प्लांट के, जो दलहनी फसलों की जड़ों में पाया जाता है। दलहनी फसलों की जड़ों में राइजोबियम के इन्फेक्शन से जो जड़ होती हैं वो गांठों का रूप ले लेती हैं, जिसको हम ग्रंथिल जड़ या रूट नोड्यूल कहते हैं। इस रूट नोड्यूल के अंदर राइजोबियम नामक बैक्टीरिया पाया जाता है। यह राइजोबियम एक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है जो वायुमंडल में उपस्थित नाइट्रोजन को एक्यूमुलेट करता है, खींचकर उसको एब्जॉर्ब करके पौधों के जड़ों में जो लेग्यूम प्लांट होते हैं, जैसे चना है, मटर है, अरहर है, उड़द है, मूंग है, ये सब लेग्यूम प्लांट, इनको पल्सेट कहते हैं, दाल वाली फसलें हैं। इन दाल वाली फसलों के जड़ों में नाइट्रोजन को फिक्स करने का काम, एक्यूमुलेट करने का काम राइजोबियम करता है। तो राइजोबियम पौधे के लिए नाइट्रोजन उपलब्ध कराता है और बदले में पौधे से भोजन और रहने का स्थान लेता है, शेल्टर लेता है और फूड लेता है। तो दो चीज तो पौधे से प्राप्त कर रहा है, बदले में उसको नाइट्रोजन दे रहा है। इसलिए इस राइजोबियम और लेग्यूम प्लांट का जो एसोसिएशन है, जो संबंध है, उसको हम म्यूटेलिज्म के रूप में कंसीडर करते हैं। इसी तरीके से अगर म्यूटेलिज्म का दूसरा एग्जांपल देखना है तो हम लाइकेन को ले सकते हैं। लाइकेन एक ड्यूअल कैरेक्टर का प्लांट है जिसमें दो कंपोनेंट्स होते हैं। एक एल्गल कंपोनेंट होता है जिसको हम फाइकोबियांट कहते हैं और दूसरा एक फंगल कंपोनेंट इसके अंदर होता है। इस फंगल कंपोनेंट को हम माइकोबियांट कहते हैं। फाइकोबियांट और माइकोबियांट दोनों मिलकर एक कंबाइंड प्लांट बनाते हैं। उस संयुक्त पौधे को हम, उस कंबाइंड प्लांट को हम लाइकेन कहते हैं। तो लाइकेन में जो एल्गी और फंगस का एसोसिएशन है वह एक सिम्बियोटिक एसोसिएशन है जिसको हम म्यूटेलिज्म के रूप में कंसीडर कर सकते हैं। क्योंकि अगर इसमें से फंगस को अगर हटा दें तो एल्गी समाप्त हो जाएगा, अगर एल्गी को हटा दें तो फंगस समाप्त हो जाएगा, और ये दोनों जब रहेंगे तभी जाके लाइकेन का निर्माण हो पाएगा। इस तरह से इसको हम ऑब्लिगेट म्यूटेलिज्म कह सकते हैं। एक के बिना दूसरा नहीं रह सकता। ऐसे जीवन को हम म्यूटेलिज्म कहेंगे। तो म्यूटेलिज्म का एक बेस्ट एग्जांपल लाइकेन हो सकता है जिसमें एल्गी और फंगस एक दूसरे को सहयोग करते हैं। एल्गल कंपोनेंट एल्गी में क्लोरोफिल होने के कारण ये फोटोसिंथेसिस करता है, और जो फंगस होता है ये चट्टानों से, राख से वाटर को एब्जॉर्ब करके एल्गी को देता है और उसके शरीर की सुरक्षा करता है, तो प्रोटेक्शन करता है और मिनरल वाटर का एब्जॉर्प्शन करता है। ये काम फंगस का है, और फोटोसिंथेसिस के माध्यम से भोजन बनाना ये काम एल्गी का है। इस तरह से ये म्यूटेलिज्म के रूप में लाइकेन को देखा जा सकता है। एक पौधा है ब्रायोफाइटा जिसका नाम एंथोसिरास है। एंथोसिरास के थैलस में कुछ ब्लू ग्रीन एल्गी पाए जाते हैं, जैसे नास्टाक। तो नास्टाक और एंथोसिरास का जो एसोसिएशन है ये भी एक प्रकार का सिम्बियोटिक एसोसिएशन है, एक प्रकार का म्यूटेलिज्म है, जिसमें एंथोसिरास जो होता है वह इसके लिए भोजन देता है, नास्टाक के लिए, और रहने का स्थान देता है, और बदले में जो नास्टाक होता है वह
फोटोसिंथेसिस और नाइट्रोजन एब्सॉर्प्शन में, नाइट्रोजन एसिमिलेशन में सहयोग करता है, नाइट्रोजन उपलब्ध कराता है। इस तरह से एंथोसिलास और नास्टाक का जो एसोसिएशन है, दैट इज एग्जाम्पल ऑफ म्यूचुअलिज्म। एक म्यूचुअलिज्म का और एग्जाम्पल हम देख सकते हैं साइकस में। साइकस में कुछ स्पेशल रूट्स पाई जाती हैं जिन जड़ों को हम कोरालाइड रूट कहते हैं। ऐसे कोरालाइड रूट में कुछ साइनोबैक्टीरिया, साइनोफाइसी के मेंबर पाए जाते हैं। स्पेशली नास्टाक और एनाबिना की कॉलोनियां पाई जाती हैं। ये नास्टाक और एनाबिना की जो कॉलोनियां होती हैं, डेट आल्सो फिक्स नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं और जो नाइट्रोजन साइकस को उपलब्ध हो जाता है। बदले में जो साइकस है वह इनके लिए भोजन और रहने का स्थान देता है। इस तरह से कोरालाइड रूट ऑफ साइकस इज आल्सो एग्जाम्पल ऑफ म्यूचुअलिज्म। अब हम सेकंड पे आते हैं कि सिम्बियाटिक में जो सेकंड सिम्बियाटिक एसोसिएशन है, जिसको हम कॉमनसेलिज्म कहते हैं, जिसको हम सहभोजता के नाम से जानते हैं। इसमें क्या होता है कि दो पार्टनर होते हैं, एक पार्टनर लाभ लेता है और दूसरा पार्टनर न्यूट्रल रहता है। तो जब दो पार्टनर का एसोसिएशन हो और एक पार्टनर उसमें बेनिफिट लेता हो और दूसरे के जीवन पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता हो, न्यूट्रल रहता हो, तो ऐसे एसोसिएशन को हम कॉमनसेलिज्म कहते हैं, इसको सहभोजता कहते हैं। इसके एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, आर्किड में जड़ें पाई जाती हैं, जिन जड़ों कंठ लताएं कहते हैं, जिनको हम क्लाइंबिंग ब्रांचेस कहते हैं, उसमें कॉमनसेलिज्म को देख सकते हैं। या ह्यूमन इंटेस्टाइन में एक माइक्रोफ्लोरा पाया जाता है, एक बैक्टीरिया पाया जाता है जिसका नाम इकोलाई है। इकोलाई और ह्यूमन का जो एसोसिएशन है, दैट इज आल्सो ए टाइप ऑफ कॉमनसेलिज्म, जिसमें जो इकोलाई है इंटेस्टाइन में रहता है, इंटेस्टाइन से सब कुछ लेता है अपने जीवन के लिए। बदले में क्या देता है, इसको लेकर अभी जो है डिस्प्यूट है, इसमें हम कुछ कह नहीं सकते हैं। लेकिन इंटेस्टाइन में रहकर भोजन लेता है तो इकोलाई तो बेनिफिट लेता है, लेकिन ह्यूमन को क्या बेनिफिट मिलता है, इसका अभी कोई क्लियर कट एक्सप्लेनेशन नहीं है। इसलिए इकोलाई और ह्यूमन का जो एसोसिएशन है, दैट इज एग्जांपल ऑफ कॉमनसेलिज्म। तीसरा सिम्बियाटिक एसोसिएशन हम आज सहयोग प्रोटो कोऑपरेशन के रूप में देख सकते हैं। प्रोटो कोऑपरेशन में क्या होता है कि दो जीव एक दूसरे से काफी दूर होते हैं, फिर भी एक जीव दूसरे जीव के हित में कोई काम कर देता है, उसके लिए कुछ सहयोगात्मक भूमिका निभा देता है। ऐसे एसोसिएशन को, ऐसे संबंध को, ऐसे सहसंबंध को हम प्रोटो कोऑपरेशन कहते हैं। इसमें काऊ एंड क्रो, कौवा और गाय भैंसों को हम ले सकते हैं। कभी कभी कौवा उड़ते हुए आता है और इन मवेशियों के शरीर पर बैठे हुए जो पैरासाइट्स होते हैं उनको खा जाता है। उनको खाने से इस मवेशी को उस परजीवी से राहत मिल जाता है। तो ऐसे सहयोग को हम प्रोटो कोऑपरेशन या इसी को हम आदि सहयोग कहते हैं। इस तरह से हम पॉजिटिव इंटरेक्शन के रूप में सिम्बियाटिक को ले सकते हैं। सिम्बायोसिस तीन तरीके से म्यूचुअलिज्म, कॉमनसेलिज्म और प्रोटो कोऑपरेशन के रूप में हम देख सकते हैं। अब हम इस पॉपुलेशन इंटरेक्शन में दूसरी चीज को लेते हैं, जिसको हम निगेटिव इंटरेक्शन कहते हैं। निगेटिव इंटरेक्शन किन रूपों में हो सकता है? प्रीडेशन के रूप में, कंपटीशन के रूप में, एंटागोनिज्म के रूप में और पैरासिटिज्म के रूप में। अब आए परभक्षण, प्रीडेशन। ये क्या होता है? कोई जीव दूसरे जीव को खाता है, जिसे खाता है वो भक्ष है और जो खाता है वो परभक्षी है। तो जो परभक्षण है ये क्या करता है? एक जीव के समस्त आबादी को खत्म करता है। इस तरह से एक प्रकार का क्या है? ऋणात्मक इंटरेक्शन है, ये निगेटिव इंटरेक्शन है। दूसरा कंपटीशन, जैवी समुदाय जिस स्थान पे रहते हैं वो जैवी समुदाय के बीच कंपटीशन रहता है, कभी प्रकाश के लिए, कभी भोजन के लिए, कभी स्थान के लिए। इनके बीच एक स्पर्धा रहती है जिसको हम कंपटीशन या प्रतिस्पर्धा कहते हैं। ये स्पर्धा दो रूपों में देखी जा सकती है, एक इंटर स्पेसिफिक, दूसरा इंट्रा स्पेसिफिक। एक दो भिन्न जातियों के बीच प्रतिस्पर्धा देखी जा सकती है और एक ही जाति के सदस्यों के बीच प्रतिस्पर्धा रहती है। तो जो प्रतिस्पर्धा दो जातियों के बीच रहती है वह कम हार्मफुल होती है, कम नुकसानदायक होती है। लेकिन जो प्रतिस्पर्धा एक ही जाति के सदस्यों में रहती है वो अधिक हार्मफुल होती है, अधिक नुकसानदेह होती है।
क्योंकि एक जात के सदस्यों की जो आवश्यकता होती है वो लगभग एक जैसे होती है। इस तरह से हम कंपटीशन को दो रूपों में देख सकते हैं, इंटर स्पेसिफिक एंड इंट्रा स्पेसिफिक। सेकंड, फर्स्ट सेकंड थर्ड विरोधी एंटागोनिज्म में क्या होता है कि कोई प्लांट स्पीसीज कहीं ग्रो करती है और उसके रूट से कुछ ऐसे केमिकल्स निकलते हैं जो दूसरे आसपास जो माइक्रोफ्लोरा है जो उसको नष्ट कर देते हैं। तो ऐसे इंटरेक्शन को हम एंटागोनिज्म कहते हैं। जैसे कैलोट्रोपिस मदार एक पौधा है, इसके रूट से ग्लाइकोसाइड्स निकलते हैं और ये ग्लाइकोसाइड्स के कारण इसमें एक विशेष महक होती है और इसको ये जो जानवर वगैरह होते हैं ये इसको नहीं खाते हैं। इसी तरीके से निकोटीन तंबाकू में निकलता है, कैफीन कॉफी से निकलता है और ये सब रसायन उस पौधे के सुरक्षा में यूज होते हैं उसके। इसी तरह से गेंदा का पौधा है, टैगेट्स के पौधे से भी कुछ केमिकल्स निकलते हैं और ये केमिकल जो जहां लगाया जाता है गेंदा का पौधा, उस मिट्टी में पाए जाने वाले जो हार्मफुल माइक्रोफ्लोरा है, जो नुकसानदेह उत्पन्न करने वाले, नुकसान करने वाले जो निमेटोड्स हैं, उनकी लार्वीज को नष्ट कर देता है, जिससे बीमारी से लोगों को सुरक्षा मिल जाता है। तो गेंदा एक तो उसके फ्लावर से गंध भी निकलता है, सुगंध भी फैलाता है, और दूसरा वह जो हमारे घर का पर्यावरण है, जो वातावरण है, उसका शुद्धिकरण करता है। इसलिए गेंदे के पौधे को, तुलसी के पौधे को लगाया जाता है। अब हम फोर्थ पर आते हैं, निगेटिव इंटरेक्शन में। चौथा है परजीविता या पैरासिटिज्म। तो जो पैरासिटिज्म है ये निगेटिव इंटरेक्शन है, ऋणात्मक अंतःक्रिया है। इसमें एक जीव जो दूसरे से भोजन लेता है, तो जिससे वो भोजन लेता है उसको होस्ट कहते हैं, और जो भोजन ग्रहण करता है उसको पैरासाइट कहते हैं। तो जो पैरासाइट्स होते हैं वो अपने होस्ट के लिए हार्मफुल होते हैं, इसलिए वो उसको कमजोर करते हैं, उसको दुर्बल करते हैं। इसलिए ये जो इंटरेक्शन है दैट इज ए निगेटिव इंटरेक्शन। अब ये पैरासिटिज्म, पैरासाइट कौन होता है? हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, विशेषकर जो एनिमल्स होते हैं वो इस श्रेणी में आते हैं, क्योंकि ये जो भोजन है ये भोजन किससे लेते हैं? प्लांट से लेते हैं। तो हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म होते हैं जो दूसरे से भोजन लेते हैं, वही पैरासाइट के रूप में पाए जाते हैं। अब जो परजीविता है ये दो रूपों में देखी जा सकती है, एक विकल्पी और दूसरा अविकल्पी। एक ऐसा जिसमें कोई विकल्प नहीं होता है और दूसरा विकल्पी जिसमें विकल्प होता है। जो विकल्पी है उसको फैकल्टेटिव कहते हैं, जो अविकल्पी है उसे हम ऑब्लिगेट कहते हैं। तो जो फैकल्टेटिव है, जैसे पेनिसिलियम है, तो पेनिसिलियम एक प्रकार का फंगस है जो सड़े गले पदार्थों पर सॉइल में पाया जाता है। और ये जो पेनिसिलियम है ये किस तरह का है? ये फैकल्टेटिव है। ये जरूरी नहीं है कि लिविंग इसके लिए होना चाहिए, ये मुख्य रूप से मृतोपजीवी होते हैं, लेकिन कभी कभार ये पैरासाइट के रूप में भी काम कर जाते हैं। तो पैरासिटिक और सैप्रोफिटिक जो दोनों तरह के नेचर को चेंज करते हो, बदलते हो, उनको हम फैकल्टेटिव कहते हैं। दूसरा ऑब्लिगेट केवल लिविंग होस्ट से भोजन लेता है, ये सड़े गले पदार्थों से भोजन नहीं ले पाता, ये रॉटन मटेरियल से भोजन नहीं ले सकता। तो जो ऑब्लिगेट पैरासाइट्स होते हैं इनको मुख्य रूप से हम प्रीडेटर कहते हैं। ये कितने तरह की, इसको हम प्लांट्स में देख सकते हैं कि ऑब्लिगेट जो पैरासाइट्स हैं वो कौन किस रूप में होते हैं, कौन रूट का होता है, कौन स्टेम का होता है। तो ऑब्लिगेट पैरासाइट के रूप में हम कस्कुटा को देख सकते हैं। कस्कुटा एक एंजियोस्पर्मिक पैरासाइट है जो कंप्लीट स्टेम पैरासाइट है। यह पौधे के तने में कस्कुटा की जड़ें घुस जाती हैं और उस पौधे से न्यूट्रिशन को खींच लेती है। तो ये एक प्रकार का जो कस्कुटा रिफ्लेक्सा है, ये ऑब्लिगेट पैरासाइट का क्या है? एग्जाम्पल है। दूसरा है विस्कम एंड लोरेंथस, ये भी स्टेम के ही पैरासाइट है, लेकिन ये कंप्लीट पैरासाइट नहीं है, बल्कि ये पार्शियल स्टेम पैरासाइट है। इसी तरीके से एक सबसे बड़ा फ्लावर वाला पौधा है जिसका नाम रेफ्लेसिया है। रेफ्लेसिया कंप्लीट रूट पैरासाइट है। यह जिस पौधे के ऊपर ये ग्रो करता है उसके जड़ों से भोजन को एब्जॉर्ब कर लेता है, ले लेता है,
तो कंप्लीट रूट पैरासाइट में दो प्लांट आते हैं, एक रेफ्लेसिया है और दूसरा ओराबैंकी है। इसी तरीके से सेंटालम एल्बम, जिसको चंदन कहते हैं, चंदन का पौधा भी एक प्रकार का पार्शियल रूट पैरासाइट है। यह जिस पौधे के आसपास होता है वो दूसरे के जड़ों में इसकी जड़ें घुस जाती हैं और उससे न्यूट्रिशन को सक कर लेती हैं। इस तरह से चंदन एक पार्शियल रूट पैरासाइट के रूप में, रेफ्लेसिया एक कंप्लीट रूट पैरासाइट के रूप में, विस्कम और लोरेंथस पार्शियल स्टेम पैरासाइट के रूप में तथा कस्कुटा रिफ्लेक्सा एक कंप्लीट स्टेम पैरासाइट के रूप में पाया जाता है। इन पौधों से कई बार बहुत सारे क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं कि कौन कंप्लीट स्टेम पैरासाइट है, कौन पार्शियल स्टेम पैरासाइट है, कौन कंप्लीट रूट पैरासाइट है और कौन पार्शियली स्टेम पैरासाइट है। दिस इज अबाउट इंटरेक्शन इन पॉपुलेशन या पॉपुलेशन इंटरेक्शन, जो इकोलॉजी का एक इम्पॉर्टेंट हेडिंग है, इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है, जिससे बहुत सारे क्वेश्चन विविध एग्जाम्स में, डिफरेंट टाइप के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं। इस तरह से हम लोग आज इस पॉपुलेशन इंटरेक्शन के बारे में देखें। दिस इज अबाउट पॉपुलेशन इंटरेक्शन। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।